ओके बच्चों, तो हम लोग अब क्लास यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, आपको करना काफी आसान सा काम है कि अगर आप आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसकी पिछली क्लासेस की जो भी रिकॉर्डिंग है और जो नोट्स है, अगर आपके पास ना हो तो वो मेरे से ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपका पहले का ना पढ़ा हुआ हो तो आपको आज प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स पढ़ रहे थे। तो सेट्स में हमने आपको एक्सरसाइज भी कराई थी और एक्सरसाइज होमवर्क में भी दी थी। इसके अलावा अब हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, उसकी थ्योरी जो थ्योरी होती है उसमें आज हम लोग सबसे पहले वेन डायग्राम देखते हैं और फिर जो छोटी मोटी डेफिनेशंस होती हैं उसमें कवर करते चले जाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप सभी लोग हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को लेकर के काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसको कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सेट मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अलग भूमिका अदा करता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने एक एग्जांपल डाल रखा है, दिस इज यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए आपने सेट ए को रिप्रेजेंट किया है रोस्टर फॉर्म में, वो है 1 2 3। सेट बी को रिप्रेजेंट किया है रोस्टर फॉर्म में, दिस इज 2 4 5 6। और सेट सी को रिप्रेजेंट किया है रोस्टर फॉर्म में 1 3 5 7। और बच्चों, यदि आप तीनों सेट्स ए बी सी से मिला करके एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें एबीसी के सारे एलिमेंट कंटेंट हो, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट। यानी एबीसी जिससे मिलकर के बने हैं वो सेट का नाम है यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में यूनिवर्सल सेट की यही भूमिका होती है। और अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स which occur in the discussion is called a universal set and is denoted by U। तो बच्चों, यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो वो काफी आसान सा काम होता है। तो यूनिवर्सल सेट को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल बनाना होगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे यू। क्या लिख देंगे? यू। तो यूनिवर्सल सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यू से। अब यू के अंदर यानी इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी पॉसिबिलिटी आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी उसके सबसेट्स को। तो एबीसी क्या है? एबीसी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, क्योंकि उसका कोई पार्ट है ना। तो ये पार्ट है। तो सबसेट्स का मतलब बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसेट का मतलब कोई किसी का पार्ट होता है तो उसको हम सबसेट कहते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताया था कि कानपुर जो है वो यूपी का सबसेट है, या आप ये कह सकते हैं कानपुर जो है वो इंडिया का एक सबसेट है ना। समझ में आया? ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी। तो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसको वेन डायग्राम से और बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वेन डायग्राम। सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वेन डायग्राम। तो बच्चों, हम लोग अब वेन डायग्राम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेन डायग्राम आपको समझना है। ओके बच्चों, तो आपके सामने वेन डायग्राम आ गया। सबसे पहले समझ लीजिए वेन डायग्राम में करना क्या होता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना के यू लिख दीजिए। यूज यूनिवर्सल सेट। अब ध्यान से देखिए, ए और बी यहाँ पर एक दो सेट है। अगर हमको रिप्रेजेंट करना है उनको वेन डायग्राम से, तो सेट ए को हमने रिप्रेजेंट किया एक सर्कल से। अगर आप इसको दोबारा बनाना चाहते हैं, दोबारा समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बगल में फिर से एक रेक्टेंगल बना लीजिए ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा यू। यू आपको हर बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों दो छोटे से सर्कल्स बनाइए। देखिए मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ठीक। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखिए और ये दोनों सर्कल्स में नाम लिख दीजिए। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 है और बी में एलिमेंट जो है 3 4 5 है। तो बच्चों ये बात समझ में आ रही है कि दोनों में एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है और उसका नाम है 3। तो हम लिखेंगे 1 2 और 3। तो 1 2 3 जो हमने लिखा है उसमें जो 3 है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट होने की वजह से 3 को मैंने ऐसी जगह लिखा है ताकि वो दोनों में नजर आए। समझ में आया? अब हम बी को लिखना चाहते हैं तो वो 4 5 3 इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, अगर आप ए और बी को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, यानी कि जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर
यूनिवर्सल सेट के सारे पार्ट अभी नहीं लिखे गए, उसको लिखने के लिए आपको ये तो समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 आ गया है, लेकिन आगे के 6 7 8 जो है वो ना ए से बिलोंग करते हैं ना ही बी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उनको ए और बी के बाहर कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 6, यहाँ कहीं भी लिख दिया 7 और यहाँ कहीं भी लिख दिया 8। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों यहाँ पे ए और बी आपस में कनेक्टेड है, इसलिए उनके बीच में मैंने एक कॉमन पार्ट दिखाया है। तो उस कॉमन पार्ट में 3 लिखा हुआ है और अभी आप इनका सब नामकरण करना भी चालू कर देंगे। आपको यहाँ से अभी थोड़ी देर में क्लियर होने लगेगा कि यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा। पहले आप ये समझिए कि आपके सामने जितना भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है साफ सुथरा, उतना आपने पहले समझा कि नहीं समझा, इतना समझना पहले जरूरी है। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको हेडिंग डालनी होगी ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। तो बच्चों ये थ्योरी जो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ये समझना काफी कंपलसरी है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप आगे की एक्सरसाइज करने में आपको काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेशन काफी अजीबोगरीब टाइप के हैं और उसकी थ्योरी भी काफी बुक में अजीबोगरीब टाइप की लिखी है, तो आपको समझ में कम आएगी। इसलिए यहाँ से आप थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालें, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। ओके बच्चों, यहाँ पर एक बच्चा है, वो ऋषभ एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं किसकी क्लास के, आज मैं उसको एडमिट नहीं कर रहा हूँ। ओके, यूनियन, ध्यान से देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास पहला रिप्रेजेंटेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। जो यूनियन ऑफ टू सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले लिखा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बच्चों, अगर आप उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो डायग्राम आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो ये डायग्राम सभी बच्चों को क्लियर करना चाहिए कि दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ए यूनियन बी। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को, जिसको मैं आपको अलग से भी बना करके दे दे रहा हूं। तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो अगर हम ए यूनियन बी बनाना चाहते हैं तो आप भी इस तरह से कॉपी में बना सकते हैं, मतलब ए भी है और बी भी है, ए और बी को मिला करके हम ए यूनियन बी बनाते हैं, लाइक दैट। इस तरह से आप भी बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। तो अगर हम इसको देखना चाहें मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, काफी आसान है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, ए यूनियन बी। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा? एक्स इज डिफाइंड सच दैट, यानी उसमें ऐसे एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम एक्स है, जनरल एक्स, वो ए से भी बिलोंग करता है और बी से भी बिलोंग करता है। ठीक है ना? तो और का मतलब बच्चों होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। मतलब वो ए में भी हो सकता है और बी में भी हो सकता है, लेकिन होगा ए में या बी में। तो और का मतलब बच्चों यूनियन होता है, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर और लिखा रहता है तो और का मतलब यूनियन होता है, और अगर एंड लिखा होता है तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो बच्चों ए यूनियन बी आपको क्लियर कट नजर आ रहा, 1 2 3 और 2 3 4, तो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 2 और 3। तो 2 और 3 को भी आप प्लेस कर सकते हैं, बीचों बीच प्लेस करेंगे अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो यहाँ पे। तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो आप उसको बीचों बीच लिख लीजिए। देखिए 2 और 3, 1 यहाँ पर है और 2 3 4 4 यहाँ पर है। अगर आप इसको डायग्राम में पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। बाकी ए यूनियन भी आपको 1 2 3 4 समझ में आ रहा है, जिसको वेन डायग्राम से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैथमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स इज डिफाइंड सच दैट एक्स जो एलिमेंट है वो ए को भी बिलोंग करता है और वो एलिमेंट बी को भी बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इंटरसेक्शन उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है। तो इंटरसेक्शन बच्चों आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि ये जो पार्ट है इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है मैथमेटिकली कि एक्स इज डिफाइंड सच दैट
वो x जो एलिमेंट होगा वो a से भी बिलोंग करेगा, एंड का देखो मतलब आ गया ना, एंड वो x एलिमेंट b को भी बिलोंग करेगा। जैसे सेट है 1 2 3 2 3 4, तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है 2, तो 2 और 3 बच्चों कहां पे होंगे, अगर हम उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 2 और 3 यहाँ बीचों बीच होंगे। तो बच्चों अब तक समझ में आ गया होगा कि आपको यूनियन का क्या मतलब है और इंटरसेक्शन का मतलब वेन डायग्राम में क्या होता है। ठीक है, दिस इज अ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बच्चों यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को किस तरह से समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग से हट करके है। अगर आप इसको हिंदी में एक झटके में समझना चाहें तो भी आप समझ सकते हैं, मैं आपको एक बार में बता देता हूं। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है, अगर आपको a माइनस बी लिखना है, ध्यान से देखिए, अगर आपको a माइनस बी लिखना है तो उसका हिंदी में ये मतलब हुआ कि पहले a और b के कॉमन एलिमेंट देख लो क्या है। चाहे a माइनस बी लिखना हो चाहे b माइनस ए लिखना हो, तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि ऐसे एलिमेंट देखो जो a और b में कॉमन है। ठीक है, पहले तो ये देखना होता है। अब यदि आपको a माइनस बी लिखना है तो a में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो a और b दोनों में कॉमन है, और यदि आपको b माइनस ए लिखना है तो b में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो a और b दोनों में कॉमन है। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ढंग से, तो उसके लिए मैं आपको एक पेज बना करके दोबारा समझा देता हूं, जरा दोबारा समझ लीजिएगा। तो बच्चों अगर आपको लिखना है a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि a में से आप माइनस करेंगे वो एलिमेंट जो a और b दोनों में कॉमन। समझ में आया? और यदि आपको लिखना है b माइनस से, तो आप b में से वो वाले एलिमेंट माइनस करेंगे जो a और b दोनों में कॉमन है। ठीक है, और यदि आप इसको सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेन डायग्राम से, तो भी समझ लीजिए। वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको रेक्टेंगल बना करके उसमें यू लिखना पड़ता है। यू क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को। अब उसके अंदर आपको क्या लिखना है, a माइनस बी। तो बच्चों ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट a है, ये सेट b है। अगर हम बच्चों a माइनस बी लिखना चाहते हैं तो हमें a के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइक दैट। देखो इस तरह से लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ a माइनस बी और दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ b माइनस ए। तो बच्चों ये बात आपको वेन डायग्राम से क्लियर होनी चाहिए कि a माइनस बी क्या है। a में से आपने वो वाले एलिमेंट हटा दिए जो a और b दोनों में कॉमन थे, और b माइनस ए का मतलब भी आपको क्लियर है कि b में से आपने वो वाले एलिमेंट हटा दिए जो b और a दोनों में से कॉमन। तो बच्चों आपको अब क्लियर कट समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसको वैसे समझना चाहते हैं तो वैसे भी समझ सकते हैं कि यदि सेट a, देख लीजिए एग्जांपल भी दिया है आपके सामने, यदि सेट a है 1 2 3, सेट b है 2 3 4, सेट a है 1 2 3, सेट a है 2 3 4, अगर आपसे a माइनस बी पूछा जाएगा तो a में से आप क्या माइनस करोगे, b वाले कॉमन एलिमेंट, यानी 2 और 3 आप हटा दोगे तो सिर्फ a माइनस बी क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ गया? और यदि आप b माइनस ए लिखोगे तो वो 4 बचेगा। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप b माइनस ए लिखते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, वो होगा 4, और यदि a माइनस बी लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट आएगा 1। तो बच्चों ये लिखने का वे होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं a माइनस बी। तो बच्चों a माइनस बी को हम लोग मैथमेटिकली और भी टूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a में से कौन सा एलिमेंट हटा दो, a इंटरसेक्शन b में से कौन सा एलिमेंट हटा दो जो दोनों में कॉमन हो, दैट मींस a इंटरसेक्शन b। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड आल्सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के नाम से जानते हैं। ये बात आपको अब समझ में 100% आ गई होगी। तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने के सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। तो मैथमेटिकली आप लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं कि x इज डिफाइंड सच दैट x a से बिलोंग करेगा एंड x b से बिलोंग नहीं करेगा। यानी आपको सिर्फ a वाले ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो b से बिलोंग ना करें। तो आपको शेडेड डायग्राम से नजर भी आ रहा है। और ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट।
तो बच्चों क्या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आप समझते हो क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी को छोड़ करके बाकी सारा हिस्सा। और यदि कोई ए कॉम्प्लीमेंट लिख दे तो वेन डायग्राम में उसका मतलब होता है कि ए को छोड़ करके बाकी सारा हिस्सा, ये मतलब होता है। तो बच्चों अगर आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी अभी तक नहीं क्लियर है तो वो मैं आपको अलग से बता देता हूं कि जैसे आपने मान लीजिए सिर्फ एक यूनिवर्सल सेट एक छोटा सा बना लिया, आपने लिख दिया यू, और एक आपने सर्किल बना दिया, आपने कहा सिर्फ सेट ए है हमारे पास, ठीक है, तो ये सेट ए है। तो बच्चों अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट है वो आप लिख दीजिए, तो उसको हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है किससे? एक वेन डायग्राम से। तो वैसे ही बी को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट होंगे उसको बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको मैथमेटिकली ड्रॉ करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होगा वो ए माइनस बी निकल करके आएगा। आप करके देखो तो आपको समझ में आएगा। जब आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्या आप सोच पा रहे हो कि ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं? ये तो आपके ऊपर है, सोच पा रहे हो कि हम बताएं? एक बार ए, बना दीजिए। हाँ मैं आपको बताते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए माइनस बी होता है। तो आपकी फरमाइश पे हम आप इसको बना करके अभी दिखाते हैं, जस्ट वेट। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करिए, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करिए, क्योंकि बिना उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहले बना करके ऊपर लिख दीजिए यू। क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद अब आप बनाइए ए, और उसके बाद बनाइए बी। ये आपने ए और बी बना दिया, थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये आपने बी बना लिया, ठीक। अब क्या करना है, आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है किसको? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो कहोगे सर बी कॉम्प्लीमेंट कहां है? हमने कहा बी कॉम्प्लीमेंट अभी तो ड्रॉ करके बताया था, तुम ड्रॉ करो। सर ए है कहां? हमने कहा ये ए है, ये बी है। बी कॉम्प्लीमेंट कहां होगा? यानी बी को छोड़ करके, बी को छोड़ करके जो हिस्सा होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। बी को छोड़ करके जो हिस्सा होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो देखो बी को छोड़ करके हमने बाकी हिस्सा बना लिया। अब तुमने कहा ए कहां है? ए तो पूरा पूरा नजर आ रहा है। ए नजर आ रहा है ना पूरा पूरा, देखो ध्यान से। ए क्या है? पूरा जो ए के अंदर है वो पूरा ए है। और अगर नजर नहीं आ रहा है तो हम ए वाला पूरा हिस्सा बना देते हैं। ये देखो ये ए का पूरा हिस्सा है जो आपके सामने बनाए हैं, जस्ट मैंने उसको ग्रीन कलर से भी दिखा देते हैं। ये देखो ये कौन सा हिस्सा है? ये आपका है ए वाला। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वो वाला हिस्सा लिखो जो ए और बी कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कॉमन है। मतलब अब आपके पास दो सेट है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट आपको वेन डायग्राम से क्लियर है, ए भी क्लियर है। हमने कहा दोनों में कॉमन वाला कौन सा हिस्सा है? वो तुम्हें दिख रहा है? कहोगे सर हाँ बिल्कुल कॉमन वाला हिस्सा पूरा दिख रहा है। हमने कहा कहाँ है, ट्रेस करो। कहोगे सर वो हिस्सा अभी हम ट्रेस करते हैं, वो हिस्सा ये है जो दोनों में कॉमन है। ये देखो सर, जो दोनों में कॉमन हिस्सा है वो वहीं पर लाई कर रहा है जहां पर ग्रीन वाली लाइन और पैरेट कलर वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। वही दोनों में कॉमन हिस्सा है और वही आपको रिप्रेजेंट करना है। दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यही क्या है आपका? यही आपका ए माइनस बी है। तो आपको यह समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? क्यों भाई, इसमें सर किसी को थोड़ा आया और नहीं आया, थोड़ा थोड़ा। किसको नहीं आया? किस बच्चे को नहीं आया? नाम क्या है उसका? सर समृद्धि। समृद्धि। समृद्धि तुमने कल क्लास अटेंड की थी? यस सर। तो फिर तो यार तो तुमने होमवर्क कुछ किया नहीं है। इसमें क्या नहीं समझ में आया? वो वाला स्टेप बताओ, तुम तुमको बता दे। सर ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें? हाँ उसकी तो थ्योरी अभी हमने आपको बताई ना, इधर देखो ये होती है उसकी थ्योरी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में ना हो उसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बी में ना हो उसको कहते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका हिंदी में मतलब होता है, ठीक है। अब आप अपना वेन डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में फिर से। अब आप बनाओ
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आपको समझ में आएगा। कॉपी में बनाओ दोबारा, क्योंकि सिर्फ देखते, या तो सिर्फ देख रही होगी, अगर कॉपी में नहीं बना रही हो, सिर्फ देख रही हो, तो भी कम समझ में आएगा। सर बनाया है। तो आपके पास ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अब आप बताओ समृद्धि कि इसमें बी कॉम्प्लीमेंट कहां पर होगा? अब आप बताओ। बी वाला सर्कल जो है वो पूरा छोड़ के बाकी सब। हाँ, तो वो हिस्सा कैसे बनेगा उसको बनाओ। ये देखो हम बना रहे हैं हिस्सा, तुम्हारी स्क्रीन पे देखो ध्यान से, ये देखो हिस्सा बन रहा है। बी को छोड़ करके बाकी हमने बना दिया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब ए कहां पर है बताओ, ए कहां दिख रहा है तुमको? ए कहां दिख रहा है? क्योंकि सर ए तो ये पूरा है, दिस इज ए, यही तो ए है तुम्हारा। जो ए का सर्किल है वो तो ए को रिप्रेजेंट करेगा। हो गया। यस सर। अब हमने तुमसे पूछा ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन सा हिस्सा है, वो हमको बताओ। तो कॉमन हिस्सा वही होगा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये हिस्सा दोनों में कॉमन है। जहां पर रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही हिस्सा जो है दोनों में कॉमन है। यानी वो यही वाला तो हिस्सा हुआ, क्योंकि अंदर वाले पार्ट में कॉमन है ही नहीं, सिर्फ इतना ही हिस्सा हुआ। अब चेक करो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। सर आ गया। तो इसको कहते हैं ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। तो बच्चों ए माइनस बी का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, और इसके लिए आपके आगे क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, तो आपको ए माइनस बी और भी क्लियर होगा। अब बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बच्चों आपको ये याद रखिएगा, ग्रुप में काफी सारे, मैंने वेटिंग रूम ऑफ कर दिया है, तो काफी सारे बच्चे ऑटोमेटिक ज्वाइन हो रहे हैं। आपको ये क्लास समझ में तभी आ सकती है जब आपका पहले का भी कुछ पढ़ा हुआ हो। मतलब आज काफी मतलब आज 5वां या पता नहीं कौन सा लेक्चर है, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन पहले के लेक्चर्स आपके पढ़े होने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये भी एक डेफिनेशन है, लेकिन आपको ये हम लोग जो कंटिन्यूएशन में लेते चले जा रहे हैं, ये समझ में आपको तभी आएगा जब आपका पहले का कुछ पढ़ा हुआ हो, वरना आपको ये लॉस क्लियर होने वाले 100% नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस a माइनस बी माइनस ए को समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो हम आपकी टेक्स्ट बुक खोल लेते हैं, और टेक्स्ट बुक खोल करके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, उससे आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं आपकी टेक्स्ट बुक भी खोल लेता हूँ। तो योर टेक्स्ट बुक इज दिस। तो बच्चों ये आपकी टेक्स्ट बुक है, सबसेट वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। तो दिस इज द टेक्स्ट बुक, योर वेन डायग्राम। ओके, तो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस अगर आप कॉपी में करेंगे तो आपको और जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगा। तो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दें और उसको आराम से करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी कॉपी का पेज खोलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को करने की कोशिश करिए। मैं भी आपकी स्क्रीन पे एक एक करके करूंगा, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आप डिफरेंस ऑफ सेट्स को निकालना सीख पाएंगे, वरना आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स कभी भी निकालना नहीं आएगा। या आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं इसको क्रॉप करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, क्रॉप हो गया कुछ। क्रॉप करके मैं पेज क्रिएट कर दे रहा हूँ, और आप इसको करने की कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा। तो समृद्धि करना बेटा तुमको है, स्टार्ट करो। यस सर। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल साफ सुथरा लग गया है। तो समृद्धि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर a माइनस बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्योंकि सर 9th क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, कैसे निकाले सर? ये तो आपको सोचना है, कैसे निकालेंगे समृद्धि? 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट a माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आप a और b सेट देखो, ध्यान से दिख रहा है आपको? अगर ध्यान से दिख रहा है तो पहले आप a इंटरसेक्शन b निकालो।
क्या है इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी जो दोनों में कॉमन। 3 कॉमन है नहीं, 6 कॉमन है नहीं, 9 कॉमन है नहीं, 12 कॉमन है हाँ, 15 कॉमन है नहीं, 18 कॉमन है नहीं, 21 कॉमन है नहीं। तो क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है? ध्यान से देखो वेदिका, क्या एक ही एलिमेंट कॉमन है ए और बी में? हाँ, ए और बी में बच्चों सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, उसका नाम है 12। आप ध्यान से देखो, कॉमन का मतलब तो आप हिंदी में समझते होगे ना। चलिए, उसके बाद बच्चों आपको a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी समृद्धि निकाल के बैठ चुकी है। समृद्धि क्या आएगा a माइनस बी? कहोगे सर 3, 6, 9, 15, 18, 21। दिस इज a माइनस बी। कितना आसान है निकालना। वेदिका समझ में आया? सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट पे ध्यान से देखो बच्चों, आपको a माइनस सी निकालना है। तो a माइनस सी आप कैसे निकालोगे? कहोगे सर पहले a और c के हम कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। तो a और c के कॉमन एलिमेंट्स निकालो बच्चों, a और c के कॉमन एलिमेंट। चलो देखते हैं। 3 कॉमन है नहीं, 6 कॉमन है हाँ, 9 कॉमन है नहीं, 12 कॉमन है हाँ, 15 कॉमन है नहीं, 18 कहाँ 15 कॉमन है? 15 नहीं है उसमें। a और c में बच्चों 15 नहीं लिखा हुआ है, देखो c में 15 नहीं है। 18 कॉमन है नहीं, 21 कॉमन है नहीं, यानी 2 एलिमेंट्स है बच्चों आपके पास, 6 और 12। और बच्चों हिंदी में क्या मतलब होता है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हिंदी में समझो। a माइनस सी का क्या मतलब होता है हिंदी में, कि a में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो a और c दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो a और c दोनों में कॉमन क्या है? 6 और 12, उसको हटा दो। जब हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, वो लिख करके आप बताओ हमको बच्चों, बताइए। ए में से ए और सी जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है 6 और 12, उसको हटा दीजिए। सर 3, और 9, बाकी 16, 18, 21। यस, देखो ये एक बच्चा है, इसको तो मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है, लेकिन उसकी आवाज सही आ रही है। दिस इज 6 और 12 को हटा करके वो बुला रहा है से 3, 9, 15, 18, 21। ये हो गया बच्चों ए माइनस। अब बच्चों आप सारे खुद कर सकते हो, आप करो तो पहले, मेरा वेट मत करो कि सर सारे ही खुद करते चले जाएंगे। चलो मैं लास्ट वाला पार्ट कर देता हूं ताकि आपका डर निकल जाए। लास्ट वाला पार्ट, डी माइनस सी। डी माइनस सी का हिंदी में क्या मतलब हुआ, कि डी में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो डी और सी दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकली हटाना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी में से हम वो वाले एलिमेंट हटा देंगे जो डी और सी दोनों में कॉमन हो। तो बता सकते हैं बच्चों कि डी और सी दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट है? 10। डी और सी, सही बताना। 10, हाँ बता तो सही रहे, उसका मतलब सी क्या है। सर डी अब माइनस बच्चों सी का आंसर है 5, 15, 20। ओके, 5, 15, 20। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, तो आप उसको समझ गए होंगे अंदाजे से कि क्वेश्चन करना बेहद आसान है, यस मतलब सर। आप टफ नहीं है। तो क्वेश्चन करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, तो दिस इज डी माइनस सी। तो डी माइनस सी आ गया, बाकी पार्ट भी आप खुद कर सकते हो। आप जरा इसको, मैं इसकी पीडीएफ फाइल भेज दूंगा तो बाकी भी आप खुद कर लेना, आपका डर निकल जाएगा। ओके सर। ओके, थैंक यू। तो बच्चों आपके सामने ये एक्सरसाइज फिर से मैंने आपकी टेक्स्ट बुक की लगा दी है, उसमें मैंने अभी जस्ट 9th क्वेश्चन किया है जो आपको बेहद आसान लगा है। तो 9th क्वेश्चन इज वेरी इजी, और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी समस्या है, तो उसके लिए आप घर पे और भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, उससे आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन में कम समझ पा रहे हैं, तो मैं एक 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और कर देता हूं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7th। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th।
ये है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये डाल दिया है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ गया, इसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर आपको आता है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों सेट ए, ध्यान से देखिए सेट ए क्या है। सेट ए आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बच्चों क्या नेचुरल नंबर आप बता सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7। सर ये तो चलता चला जाएगा, दिस इज इनफाइनाइट सेट, Finite. क्योंकि इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। बी, फिर लिखा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर इज 2 4 6 8 10 12, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक, उसके बाद सी पार्ट है बच्चों, x is defined such that x is an odd natural number। तो odd natural number कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 11 13, ये आपके odd natural number हो गए। D पार्ट क्या लिखा है? x is a prime number। prime number is 2 3 5 7 7 11 13 11 13 17 17, 19, 19, 23. ये प्राइम नंबर्स। तो बच्चों ये तो एकदम आप कर सकते हैं आराम से। ए इंटरसेक्शन बी को पहला पार्ट है, रिप्रेजेंट करना है। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि आपको वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। तो बच्चों आप ए और बी को ध्यान से देखिए, क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट है? कहोगे यस सर, बहुत सारे हैं। ए और बी में सर कॉमन एलिमेंट है सर, क्योंकि ए ऐसा लग रहा है बच्चों, अगर मेरी बात आप ध्यान से सुने, ए ऐसा लग रहा कि जैसे ए आपका यूनिवर्सल सेट है। आप ध्यान से देखो, अगर आपने थोड़ी सी भी क्लास अटेंड की होगी, लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो आप ध्यान से देखो ए एक यूनिवर्सल सेट है क्योंकि उसमें सब कुछ है। और बी सी डी क्या है? उसका सबसेट है। ध्यान से देखो, बी सी डी जो बने हैं ये ए से ही बने हैं, ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर आप उसको वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करोगे ना तो भी हो जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है बता सकते हैं आप? तो ए इंटरसेक्शन बी इज 2 4 6 8 10 12। अब बच्चों जाहिर सी बात है, अगर आप यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ होता है, अगर आप उसका बी से इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर तो बी आएगा, है ना? दिस इज अ वेरी ऑब्वियस पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। और बच्चों अगर आप मैं लास्ट पार्ट कर दूंगा तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। दिस इज सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी बच्चों क्या होता है? जो सी और डी दोनों में कॉमन है। तो सी और डी में बच्चों क्या कॉमन है? कहोगे सर 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 11 कॉमन है, 17 कॉमन है, इस तरह से ही चलता चला जाएगा। दिस इज सी इंटरसेक्शन डी। मेरे ख्याल से अब आपका डर खत्म हो गया होगा कि डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है, कैसे करते हैं। डर खत्म होना चाहिए, डर नहीं खत्म होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यस सर। ओके। तो बच्चों आपको होपफुली समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स इज वेरी इजी पार्ट, आप इसको टफ ना बनाइए, काफी इजी काम होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ी और प्रॉपर्टीज के ऊपर। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, तो जो लोग जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उनके लिए ही प्रॉपर्टी है अब तो ये वाली, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो होता है बच्चों, ये एकेडमिक लेवल, ये बोर्ड लेवल पे नहीं होती है, लेकिन हाँ जिनको अपने आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करनी है एंट्रेंस की, तो ये उसमें जरूर शामिल होती है, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड है यहाँ पर। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो नाम सिर्फ ऐसा हाईफाई है, मतलब काफी छोटा सा है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डेल्टा बी से, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों? दिस इज, आपको a माइनस बी निकालना होता है, वो आप निकालना सीख चुके हो। आपको फिर b माइनस ए निकालना होता है, वो भी आप निकालना सीख चुके हो, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चंस में इसको अप्लाई भी किया। और वेन डायग्राम से भी आप समझ चुके हो कि a माइनस बी कहाँ दिखता है, b माइनस ए कहाँ दिखता है। जब आप a माइनस बी निकाल लो, b माइनस ए निकाल लो और आप उनका यूनियन ले लो, जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। है काफी आसान, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। समझ में आ गया? Sir, can you tell one question of this? हाँ हाँ बेटा, वो धीरे धीरे हो गया आगे। सबसे पहले आप इस थ्योरी को नोट करिए, सब धीरे धीरे होगा। तो कल मेरे पास 2 बच्चों का मैसेज आया था कि सर जो आपकी फीस हो वो प्लीज मैसेज कर दीजिए, हम लोग ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो बेटा हम ऐसा करेंगे, एक दो दिन का टाइम दो, फिर मैं ग्रुप में आप लोग को शेयर कर दूंगा। फिर जिसका मन करे वो फीस डिपॉजिट करे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से। आप लोग कई बार मैसेज कर रहे हो फीस के लिए, तो मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में। जिसकी जो क्षमता हो फिर वो फीस जमा करे, उसमें वैसा मैं लिख करके डाल दूंगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आपको अब समझ में आ जाएगा व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मैंने आपको अभी काफी देर तक समझाया कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि एक को छोड़ दो, बाकी जो भी पार्ट है वो ले लो। अगर मैंने अभी बताया ना बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ करके बाकी जो बचे वो ले लो। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ मैथमेटिकली, वो आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है और वेन डायग्राम में भी क्लियर है। अब तो आपको कॉम्प्लीमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे बच्चों आपके पास यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 डॉट 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 10 तक, यानी कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं यूनिवर्सल सेट में। और ए में क्या लिखा है बच्चों? ए में लिखा है 1 2 3 4 5। तो बच्चों अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे। तो ए को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट किसके होंगे? यूनिवर्सल सेट के होंगे, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए को छोड़ करके बाकी एलिमेंट, तो बाकी एलिमेंट किसमें है? वो उस रेक्टेंगल के अंदर है। तो वो कौन से होंगे? 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ए में क्या था बच्चों? ए में है 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद 6 7 8 9 10। तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ कि ए को छोड़ के बाकी एलिमेंट, तो वो आपको नजर आ रहे हैं। दिस इज 6 7 8 9 10, दिस इज नोन एज ई कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप उसको वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो अब आपके सामने खूबसूरत सा वेन डायग्राम है, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों आप काफी देर से ये देख रहे थे कि दोनों सेट्स में कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट था, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट हो। जब दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यानी वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, तो ऐसे सेट्स को बच्चों हम लोग डिसजॉइंट सेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये डेफिनेशन बच्चों आपको पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो बच्चों आपके सामने डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्लियर कट ये आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक नल सेट के बराबर है। यदि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, अगर वो नल सेट के बराबर है तो उसको हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट। नल सेट तो आप समझते हो ना, इसका मतलब हिंदी में हुआ कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। और मैंने आपको काफी देर तक पिछले टर्म पे समझाया था कि नल सेट का रिप्रेजेंटेशन या तो हम कर्ली ब्रैकेट से करते हैं या तो सिर्फ हम फाई से करते हैं, ठीक है। तो यदि दो सेट्स का इंटरसेक्शन एक नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट, तीन नाम होते हैं, या तो आप नल सेट्स कहो या एम्प्टी सेट कहो या वाइड सेट कहो। यदि दो सेट्स का इंटरसेक्शन एक नल सेट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। तो बच्चों यहाँ पर ए और बी कैसे सेट है? ये डिसजॉइंट सेट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
ए और बी क्या है बच्चों? डिसजॉइंट सेट है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अब हम लोग को निकालना है, और निकालना काफी आसान है, क्योंकि अब मैंने आपको थोड़ा सा सेट को रोस्टर फॉर्म में न लिख करके किस फॉर्म में लिख दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब आप ए यूनियन बी निकालने की कोशिश करिए। यहां पर सेट ए क्या है? सेट ए में लिखा है x इज डिफाइंड सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1, जहां पर n है लेस देन इक्वल टू 5, और n क्या है? आपका नेचुरल नंबर। यानी n आप क्या पुट करोगे 2n+1 में? एक बार 1 पुट करोगे। तो अगर आप पुट करना चाहो तो पुट भी कर सकते हो। देखो x इक्वल टू 2n+1 है, इसमें n कहां पड़ेगा? 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है, तो n की वैल्यू क्या पड़ेगी बच्चों? अगर वो नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 5, तो बच्चों जब इसमें n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 × 1+1, दिस इज, समझ गए? 3 आ गई। फिर 2 डालेंगे तो 5 आ जाएगी, फिर 3 डालेंगे तो 7 आ जाएगी, 4 डालेंगे तो 9 आ जाएगी, 5 डालेंगे तो 11 आ जाएगी। ये आपका हो गया सेट ए। और सेट बी क्या है बच्चों? उसमें भी नेचुरल नंबर पढ़ने हैं, लेकिन 1 2 3 4 पढ़ेंगे। ये आपका है x इज इक्वल टू 3n-2। यहाँ पर बच्चों जो n है आपका वो है 1 2 3 4। अब आप इसमें 1 2 3 4 पुट करिए। जब आप पुट करेंगे तो आपके सामने सेट बी आ जाएगा। तो सेट बी बच्चों आपके सामने आ चुका है। दिस इज n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 7, 4 पुट करेंगे तो 10। आपको निकालना है बच्चों ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी तो आप लिखना जानते हैं, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में, बस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो आई थिंक अब आपके लिए काफी आसान है ए यूनियन बी को लिखना। व्हाट इज ए यूनियन बी? ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, तो बच्चों क्वेश्चंस को नोट भी कर लीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट इज वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाता है a माइनस ए माइनस बी, तो पता है ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सर आपसे पूछा गया है a माइनस ए माइनस बी, तो बच्चे ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं ये सर a माइनस ए हुआ और प्लस बी हुआ, तो सर a माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और b बचेगा। तो सर आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ b। तो सर इसका आंसर है 3 6 9 12 15 18 21 24। दिस इज टोटली रॉन्ग। इस तरह से नहीं होता। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको a माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि a में से a माइनस बी, तो पहले बच्चों आप a माइनस बी को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो, उसको मान लो c है, तो आपको क्या निकालना है? a माइनस सी निकालना है। समझ में आया? और c क्या है? वो a माइनस बी है, और a माइनस बी आप लिखना जानते हैं। हर बच्चा a माइनस बी तो लिखना जानता ही है। कैसे लिखेंगे? पहले a और b के कॉमन एलिमेंट देख देंगे और a में से b के कॉमन एलिमेंट हटा देंगे। तो a में से b के कॉमन एलिमेंट कौन से हटाएंगे? 9 और 21। 9 और 21 कॉमन है, उनको हटा देंगे, तो आपके पास a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी बचेगा 5 13 17 आ गया। यानी बच्चों आपके पास सेट c निकल करके आ गया है 5 13 17। ठीक है? अब बच्चों आपको a माइनस सी निकालना है। क्या निकालना है? a माइनस। तो बच्चों ये आपके पास सेट c है और ये आपके पास सेट a है। अब आप a माइनस सी निकाल लो। क्या करोगे? a और c के कॉमन पॉइंट्स देख लो और a में से माइनस करके लिख दो, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 9 और 21। सभी बच्चे चेक करें करके क्या उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने आज जैसा कि आपको बताया कि ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर बच्चे उसको ऐसे सोचते हैं कि अगर ये एग्जाम में इस तरह से पूछा गया है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे a माइनस ए प्लस बी। तो मैंने आपको बता दिया फिर से कि ये टोटली रॉन्ग होता है। आप ऐसे नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया बिल्कुल वैसा ही करेंगे। पहले आप a माइनस बी निकालेंगे, या a माइनस बी को एक नाम ले दीजिए, सेट c है।
जब आपका सी निकल आएगा तो फिर a माइनस सी निकलेगा। इस तरह से आप कर्म करेंगे, और डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालने में आप पूरी तरह माहिर हैं, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। होपफुली बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। Yes. आगे कंटिन्यू करें बच्चों। वेदिका? Yes, sir. ओके, तो सभी बच्चे अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। दिस इज द लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, या उसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के नाम से भी जानते हैं। दिस इज लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, या उसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूएशन करें। हेडिंग डाल दी होगी आपने, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। आगे कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट लॉ इज कॉम्यूटेटिव लॉ। सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालें, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? काफी आसान सा होता है। चाहे आप ए यूनियन बी निकालें, चाहे आप बी यूनियन ए निकालें, ये दोनों इक्वल होते हैं। कहोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो चाहे ए यूनियन बी हो चाहे बी यूनियन ए हो, ये इक्वल होते हैं। तो आप जरूरत पड़ने पर ए यूनियन बी को बी यूनियन ए से रिप्लेस कर सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर बी यूनियन ए को ए यूनियन बी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है, ये भी ऑब्वियस सी बात है। या बी इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। कहोगे सर है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब उसको वहां पर ब्रैकेट में लिखा जाता है कि आपने बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी से जब रिप्लेस किया है, तो वहां पर आपको लिखना पड़ता है कॉम्यूटेटिव लॉ। दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। अब आपके सामने आ गया है एसोसिएटिव लॉ। दिस लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है कि पहले आप ए यूनियन बी का, पहले आप ए और बी का यूनियन ले लीजिए, फिर जो रिजल्ट आया उसका सी से यूनियन ले लीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले बी और सी का यूनियन ले लीजिए, फिर जो रिजल्ट आया उसका ए से यूनियन ले लीजिए। बात एक ही है। तो बच्चों जिस तरह से कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए बराबर होता है, उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए सेम होता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कि यहाँ पे दो सेट्स नहीं है, दो से ज्यादा सेट्स है। अगर दो सेट्स की बात होती है तो कॉम्यूटेटिव लॉ, और अगर दो से ज्यादा सेट्स के लिए बात होती है तो वहां पे नाम होता है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। तो जैसा आपको यूनियन के लिए दिख रहा है, वैसा ही बच्चों आपको इंटरसेक्शन के लिए भी दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लॉ से पहले हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं जो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट लॉ जो लॉ नंबर 3 है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग ने जहां छोड़ा था उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो पिछले टर्म पे हम लोग को पावर सेट और समझना था, उसको हम लोग ने छोड़ दिया था। पावर सेट एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको समझ लीजिए। बीच में हेडिंग डाल दीजिए पहले पावर सेट, वरना फिर ये रह जाएगा। तो बीच में आप एक हेडिंग डाल दीजिए पावर सेट, वरना फिर ये रह जाएगा। पावर सेट आप समझ लीजिए, छोटा सा पार्ट होता है। जितना टाइम बचा है उस टाइम में हम लोग पावर सेट कर लेते हैं पहले, और फिर क्लास को हम लोग ओवर कर लेंगे पावर सेट के बाद। तो व्हाट इज अ पावर सेट? बहुत इजी सा टॉपिक होता है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। लेट ए बी एनी सेट, लेट से कोई ए आपका सेट है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो बच्चों आप एक बात बताओ कि आपके पास अगर
एलिमेंट है 1 और 2, मान लीजिए आपके पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 और 2, ध्यान से देखिए 1 और 2, तो हमने कहा इसके टोटल सबसेट्स कितने बन जाएंगे? तो तुम कहोगे सर एक 1 बन सकता है, एक 2 बन सकता है, एक 1,2 बन सकता है, और एक नल सेट बन सकता है, ये नल सेट। तो तुमने कहा सर जो ए सेट है उसके 4 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो बच्चों आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब बच्चों मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ लीजिए। पावर सेट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके पास यदि कोई सेट है मौजूद है, जैसे आपके सामने 1,2 है, तो 1,2 के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिख लो। तो वो एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 1,2 और एक नल सेट। नल सेट तो हर सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑप्स के सबसेट्स बने उसका एक सेट बना लो, उसी को हम लोग कहेंगे पावर सेट, ये मतलब होता है। तो वेदिका समझ में आ गया बेटा आप तुमको? यस सर। ओके, तो पावर सेट इज नथिंग, पावर सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बस यही पावर सेट की डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है।